नवरात्रि में बनने वाली फलाहार की रेसिपी जिसे आप व्रत में खा के हेल्दी महसूस कर सकते हैं। एक नहीं बल्कि मैं 5 प्रकार की फलाहार की रेसिपी लाई हूँ। सबसे पहले मैं पीनट सुंडल बनाती हूँ। पीनट सुंडल बनाने के लिए मैं हाफ कप मूंगफली दाना ली और उसे पानी में अच्छी तरह से सोख कर ली। आधे घंटे में ये काफ़ी अच्छी तरह से सोख हो चुका है। अब मूंगफली दाना को पानी से अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना, धो लेना। उसके बाद इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से इसमें पक जाए। अब कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पे 1 से 2 सीटी तक पकने देंगे। इतने में ये काफ़ी अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। जब तक ये पकेगा इसे साइड में रख देते हैं। अब लेते एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालते 1 चम्मच घी। मैं यहाँ पे इसी घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और साथ में 1 हरी मिर्ची जिसे मैं बारीक काट के डाल रही हूँ और साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ और सबको अच्छी तरह से घी में सौटे कर लेते हैं। थोड़ी देर सबको घी में सौटे कर लेने के बाद अब इसमें डालेंगे उबला हुआ पीनट। देखिए मैं पीनट को पका के उसे अच्छी तरह से छान ली हूँ और इसके पानी को निकाल के इसमें डाली हूँ और इसे थोड़ी देर यूं ही गैस पे भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। थोड़ी देर में भूनते भूनते इस पे एक अच्छा सा एक सोनापन लेयर आएगा और काफी अच्छा खुशबू भी आएगा। साथ में अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। जब कभी आप फास्टिंग में हो और कुछ फलहारी में खाना चाहते हो तो इसे आप बना के खा सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको हेल्दी भी महसूस कराएगा। नमक डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि कोकोनट को अच्छी तरह से कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेश या फिर कोकोनट पाउडर को डाल सकते हैं और सबको अच्छी तरह से भून लेना है। ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेना है। थोड़ी देर में देखिएगा ये भून के रेडी हो जाएगा। देखिए भून के रेडी हो चुका है। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ते डाल देते हैं जिससे इसमें एक अच्छा सा लुक आएगा और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। देखिए मैं सबको भून चुकी हूँ और ये पीनट सुंडल बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब गैस बंद कर देते हैं और अब इसे सर्व करते हैं। ये व्रत में खाए जाने वाला झटपट रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या फिर शाम में भी नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार भी होता है फटाफट। तो चलिए इस व्रत में इस बार आप जरूर खाइएगा इसे बना के। अब बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने का खिचड़ी बिल्कुल नॉन स्टिकी और मोतियों की दाने की तरह चमकीला बनके तैयार होगा। बस इसे बनाने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसे आप मेरे वीडियो में ध्यान से देखते जाइए, आपको टिप्स मिलते जाएंगे। चलिए इसे बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप साबूदाना लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे मीडियम साइज का साबूदाना ली हूँ। जब भी साबूदाना का खिचड़ी बनाना हो तो आप इसी तरह का मीडियम साइज का साबूदाना लीजिएगा। और अब इसमें पानी डालते हैं। पानी डाल के इसे अच्छी तरह से रब करके धो लेना है। इस तरह से रब करके धोने से साबूदाने के ऊपर का जो स्टार्च है वो निकल जाता है और नॉन स्टिकी भी बनता है। और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे धो लेना है। जब इसे अच्छी तरह से धो ले तब इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप साबूदाना ली थी और मैं यहाँ पे हाफ कप इसमें पानी डाल रही हूँ। 1 कप साबूदाना के लिए हाफ कप पानी डाल दें और इसे 5-6 घंटे के लिए सोख होने दें। तो ये बराबर मात्रा में अच्छी तरह से सोख हो जाएगा और इसमें किसी तरह से पानी भी नहीं बचेगा। ये एक तरह का टिप्स है। देखिए 5-6 घंटे बाद मैं इसे देख रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सोख हो चुका है और देख सकते हैं साबूदाना कितनी अच्छी तरह से सोख हुआ कि आपस में ये चिपका भी नहीं है और पानी भी नहीं बचा है। चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब एक पैन गरम करते उसमें डालते हैं मूंगफली का दाना। मैं यहाँ पे 1/4 कप मूंगफली ली हूँ और अब इसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। देखिए थोड़ी देर में ही ये मूंगफली दाना ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसका कवर भी हटने लगा है और हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज हो चुका है। देखिए मैं चेक करती हूँ। देखिए मूंगफली दाना बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर यूं ही ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसके कवर को हटा लेंगे। देखिए मैं इसके कवर को हटा ली हूँ। अब एक मिक्सर जार लेते उसमें डाल के इसे रफली पीस लेना है। इसका ऐसा पाउडर तैयार करना है कि जिसमें थोड़ा सा मूंगफली दाना का क्रश भी हो और पाउडर भी हो, दोनों चीज इसमें हो। देखिए आप देख सकते हैं पाउडर बिल्कुल अच्छी तरह से पिसा हुआ। इसमें थोड़ा दाना भी है मूंगफली का और पाउडर का भी रूप है। अब इसे साबूदाना में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
देखिए साबूदाना में मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मूंगफली के दाना का जो पाउडर तैयार किया हुआ इस तरह से मिक्स करने से साबूदाना का खिचड़ी नॉन स्टिकी बनता है। थोड़ी देर इसे मिक्स करके यूं ही साइड में रख देना है। साबूदाना में जो एक्स्ट्रा नमी है वे सेंग दाना का जो पाउडर है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है। चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब एक कढ़ाई गरम करते हैं और उसमें डालते हैं घी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप तेल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में काफी अच्छा टेस्ट आता है और व्रत में घी में ही बना के खाइएगा तो और भी अच्छा लगेगा। घी अच्छी तरह से अब गर्म कर लेते हैं और इसमें डालते 1/4 चम्मच जीरा और साथ में कुछ करी पत्ती। मैं यहाँ पे फ्रेश करी पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो सूखी वाली भी करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्ची को 2 टुकड़ों में बीच से काट के अलग अलग करके डाल रही हूँ और आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और सबको अच्छी तरह से घी में सौटे कर लेना है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग मूंगफली दाना। ये रोस्ट किया हुआ मूंगफली दाना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल मूंगफली दाना है। और इसे घी में अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। देखिए ये थोड़ी देर भून चुका है। चलिए अब इसमें डालते हैं आलू। मैं यहाँ पे 1 आलू ली हूँ, उसे अच्छी तरह से उबाल ली हूँ और उसे क्यूब में काट ली हूँ। देखिए मैं क्यूब में काटा हुआ है। आप चाहे तो बिना आलू का भी इसे बना सकते हैं। अगर आप व्रत में आलू खाना नहीं चाहते आप इसे स्किप कर दें। अब थोड़ी देर आलू को यूं ही घी में भूंज लेना है। इस तरह से घी में भूंजेंगे तो आलू में एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा जो साबूदाना की खिचड़ी को और भी टेस्टी बनाता है। देखिए मैं थोड़ी देर आलू को यूं ही भून रही हूँ। ज्यादा इसे नहीं भूनना, बस इस पे हल्का सा एक गोल्डन कलर का लेयर बन जाए उतना ही भूनना है। देखिए भून चुका है। अब इस पे डालते हैं साबूदाना। चलिए इस पे अब सारा साबूदाना डाल देते हैं और गैस का फ्लेम अभी हाई रखते हैं। अभी आप साबूदाना को अच्छी तरह से घी में मिक्स कर दें। देखिए मैं किस तरह से ऊपर नीचे करते हुए इसे मिक्स कर रही हूँ। अभी आप साबूदाना का कलर देख सकते हैं, ये बिल्कुल व्हाइट है। लेकिन जैसे जैसे ये भूनते जाएगा और रेडी हो जाएगा तो इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। थोड़ी देर इसे हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और थोड़ी देर में ये भूनते भूनते अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट में ही ये बन के रेडी हो जाता है। चलिए अब इस पे डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक को अच्छी तरह से फैलाते हुए डालें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेना है। साबूदाने का खिचड़ी जब भी बनाए तो इस तरह से कलछुल की सहायता से इसे ऊपर की ओर फैलाते हुए जरूर बनाएं। इस तरह से आपस में साबूदाना चिपकेगा भी नहीं और ये नॉन स्टिकी साबूदाना का खिचड़ी बनेगा। देखिए मैं जैसे जैसे इसको भूनते गई हूँ इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं साबूदाना का कलर चेंज हो रहा है और थोड़ी देर में ये बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट लुक का हो जाएगा। आप जब के भी व्रत में कुछ अलग खाने का मन हो तो इस तरह से साबूदाना का खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। आप इसे रात को सोक कर लें और सुबह में आराम से इसे ब्रेकफास्ट में बना लें, या फिर आप सुबह में सोक होने के लिए साबूदाना डाल दें और आराम से शाम में या फिर रात में भी आप इसे बना के खा सकते हैं। देखिए साबूदाना का खिचड़ी अच्छी तरह से बन चुका है, यानी कि अच्छी तरह से साबूदाना भून चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नींबू का रस डाली और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट लुक पूरा दे रहा और साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। आप चाहें तो साबूदाना को दबा के भी देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक के रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए इसे सर्व करने वक्त मैं दिखा रही हूँ ये कितनी अच्छी तरह से दानेदार दिख रहा है और ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपका है और बिल्कुल मोतियों के दाने की तरह चमकीला भी दिख रहा है। आप इसी तरह से साबूदाना का खिचड़ी बनाएंगे तो आपका साबूदाना का खिचड़ी बिल्कुल नॉन स्टिकी बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा है, जितना अच्छा ये लुक लग रहा है खाने में उससे कहीं ज्यादा ये टेस्टी भी लगता है। तो इस व्रत आप इसे भी बना सके खा सकते हैं। आप किसी भी व्रत में इसे बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये साबूदाना की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए अब बनाते हैं साबूदाना बड़ा। ये बिल्कुल क्रंची बनेगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और चलिए बनाते हैं क्रंची साबूदाना बड़ा। इसे बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप साबूदाना लेते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए आप हमेशा मीडियम साइज के साबूदाना का इस्तेमाल करें, इससे काफी अच्छा साबूदाना बड़ा बनता है। चलिए अब इसमें पानी डालते हैं और पानी डाल के साबूदाना को अच्छी तरह से रब करके धो लेना है। इसके ऊपर का जो भी स्टार्च है उसे निकाल लेना है। देखिए मैं पानी में अच्छी तरह से इसे धो ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। जब भी साबूदाना बड़ा बनाए तो जितना
1 कप का अगर साबूदाना लिए तो हाफ कप इसमें पानी डालें। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में साबूदाना फूल के रेडी होगा। देखिए अब मैं इसे ढक के 5-6 घंटे के लिए सोख होने रख देती हूँ। 5-6 घंटे में ये देखिएगा काफी अच्छी तरह से सोख हो जाता है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सोख हो चुका। मैं इसे दबा के दिखा रही हूँ और इसमें किसी तरह से पानी भी नहीं बचा है। चलिए अब मैं लेती हूँ यहाँ पे रोस्ट किया हुआ मूंगफली दाना। मैं यहाँ पे 1/4 कप मूंगफली दाना ली हूँ और इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ और इसका अच्छा सा एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। देखिए मैं इसे दरदरा सा एक पाउडर बनाए, मैं साबूदाना में डाली और साथ में 1/4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाली हूँ और साथ में एक हरी मिर्ची को बारीक काट के डाली हूँ और कुछ फ्रेश धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ। और साथ में डालेंगे साबुत जीरा। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच साबुत जीरा डाल रही हूँ जिसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर लाएगा। और साथ में अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल की हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी बॉयल किया हुआ आलू। मैं यहाँ पे 3 आलू ली हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से पानी से धोकर उसे अच्छी तरह से पका ली हूँ और वे ठंडा भी हो चुका। और सबको अच्छी तरह से मैश करके साबूदाना में डालना है। देखिए मैं हाथ से तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। आलू इसमें बाइंडिंग का काम करता है और इसे अंदर से सॉफ्ट बनाएगा और साथ में साबूदाना बड़ा को बाहर से क्रंची भी बनाएगा। परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आपको आलू मिक्स करना पड़ेगा और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और जब कभी भी आप सिंपल खाना खा के बोर हो गए हो नवरात्रा में या फिर किसी भी व्रत में, तो आप इसे आराम से बना के खा सकते हैं। ये व्रत स्पेशल साबूदाना बड़ा है या फिर आप इसे टी टाइम या स्नैक में भी ले सकते हैं। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए मैं साबूदाना में आलू को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। सबको मिक्स करने वक्त हाथ थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, लेकिन इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं हाथ पहले धो लेती हूँ क्योंकि हाथ धो के ही साबूदाना बड़ा बनाइएगा, नहीं तो ये इस तरह से स्टिकी हो जाता है हाथ में। देखिए हाथ धोने के बाद इसके ऊपर हल्का सा घी या तेल लगा लें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से जितने बड़ा आप साबूदाना बनाना चाहते हो उतना बड़ा लोई काटें और इसे अच्छी तरह से सर्कल करके थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके पेड़े के रूप में बना दें। देखिए एक बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं और भी साबूदाने बड़ा के पेड़े तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैं किस तरह से फटाफट बना रही हूँ। आप इसे जिस साइज में चाहते हैं उस साइज में इसे बना सकते हैं। पहले थोड़ा सा बना लें, उसके बाद मैं इसे तल के दिखाती हूँ। इसमें छोटा छोटा जो आपको दाना दिख रहा है मूंगफली का, वे खाने में काफी क्रंची लगता है। देखिए मैं इस तरह से कुछ बड़े बना ली। अब तेल गरम करते हैं और तेल गरम होने पे इसे डालते हैं। तेल को यहाँ पे ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही गर्म करना है। उसके बाद इसे डालेंगे। ज्यादा तेल जब गर्म रहेगा तो ऊपर से ये जल्दी डार्क कलर का हो जाएगा और अंदर से ये पकेगा नहीं। देखिए मैं एक करते हुए इसमें डाली हूँ और थोड़ी देर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे नीचे से पकने देंगे। नीचे से ये हल्का पक जाएगा तब इसे पलट के दूसरी ओर भी पका लेंगे। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से इसे डीप फ्राई कर लेना है। अभी इसका कलर आपको व्हाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसे फ्राई करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और जब ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा या फिर गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ये हल्का गोल्डन कलर का हुआ है। मैं इसे उलट पुलट कर रही हूँ। इसे इसी तरह से उलट पुलट करते हुए थोड़ी देर में पका लेना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, यानी कि साबूदाना बड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे फटाफट तेल से बाहर निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा तेल को छानते हुए इसे निकाल लेना है। और इसी तरह से मैं और भी साबूदाना बड़ा को बना के रेडी कर लेती हूँ। देखिए मैं साबूदाना बड़ा बना के रेडी कर ली। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में उतना ही टेस्टी भी लगता है। चलिए अब मैं बनाती हूँ व्रत की एक और रेसिपी जिसे बोलते हैं साबूदाना पराठा या फिर बोल सकते हैं साबूदाने का एक और रेसिपी। ये साबूदाना पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और आप इसे व्रत में भी आराम से बना के खा सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत लोग को इसे बनाना नहीं आता है, लेकिन चलिए मैं इसे आपको बिल्कुल आसान तरीके से बना के दिखाने वाली हूँ ताकि आप इसे बना सके। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बर्तन ली हूँ। उस पे अच्छी तरह से मैं 1 कप साबूदाना सोख किया हुआ डाली हूँ। साबूदाना को मैं पहले ही अच्छी तरह से सोख कर ली थी, उसे अब इसमें डाली हूँ। और साथ में मैं 1 आलू ली हूँ। आलू को अच्छी तरह से उबाल ली हूँ और उसे कद्दूकस करके साबूदाना पे डालना है। देखिए मैं किस तरह से आलू को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे साइज का इस्तेमाल करें तो 2 आलू का इस्तेमाल करें। साबूदाना पराठा में आलू इस तरह से बाइंडिंग का काम करता है।
देखिए मैं आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। ये साबूदाना पराठा व्रत में खा भी सकते हैं या फिर अंदीना भी इसे बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। चलिए अब इसमें डालते हैं एक हरी मिर्ची, जिसे मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ में डालते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक। मैं यहाँ पे आधा चम्मच अदरक डाली हूँ और साथ में आधा चम्मच नमक डाली हूँ, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और साथ में 1/4 चम्मच साबुत जीरा डाल रही हूँ और साथ में कुछ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साबूदाने का खिचड़ी या साबूदाना के बड़ा तो बहुत बना के खाए होंगे, कभी इस तरह से साबूदाना पराठा बना के खाइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार बना के खा लेंगे तो बार बार इसे भी बना के खाने का मन करेगा। देखिए मैं सबको अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। थोड़ा सा इसे दबा के मिक्स करना है कि कुछ साबूदाना को तोड़ना भी है और कुछ साबूदाना को इसे यूं ही अच्छी तरह से रहने देना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे मसल के मिक्स कर रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब साबूदाना पराठा बनाने से पहले मैं हाथ को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अच्छे से लोई तैयार करेंगे। आप जब भी इसे मिक्स करें तो हाथ को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। देखिए हाथ क्लीन कर लिया और उस पर मैं हल्का सा तेल लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पे बड़े साइज का एक लोई तैयार करती हूँ। साबूदाना पराठा जब भी आप बनाए तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आप पहले लोई को अच्छी तरह से तैयार करके रख लें। इस तरह से जब लोई अच्छी तरह से बराबर मात्रा में तैयार करके रख लेंगे तो पराठा बिल्कुल फटाफट जल्दी बन के तैयार होगा और अच्छी तरह से बनेगा। देखिए मैं यहाँ पे टोटल 4 लोई तैयार करके रखी हूँ, यानी कि इतने में काफी अच्छी तरह से 4 पराठा बन के रेडी होगा। अब एक चकला लेते हैं और उस पर डालते हैं एक पेपर। और इस पेपर को डालने के जगह पे आप पॉलिथीन भी डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर तेल ब्रश कर लेना है। इसे अच्छी तरह से तेल को ब्रश कर लेना है कि इसमें साबूदाने का जो पराठा बेले हुए चिपके नहीं। देखिए मैं कर ली हूँ अच्छी तरह से ब्रश। अब एक पेपर और लेते हैं और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से तेल ब्रश करके रख लेते हैं। तेल ब्रश कर लिया, अब इसे साइड में रखते हैं। अब लेते हैं साबूदाना पराठा बनाने के लिए साबूदाना का जो लोई तैयार किए हैं उसे अच्छी तरह से इस पे रखते हैं। इसे रखने के बाद हाथ से यूं ही फैलाना है। देखिए मैं किस तरह से इसे दबाते हुए फैला रही हूँ। पहले थोड़ा फैला लेना है, चारों साइड से इसे सर्कल के रूप में फैलाना है। आप इसे बिना बेले हुए इस तरह से भी फैलाते हुए पराठा का रूप दे सकते हैं, लेकिन अगर इसे बेल के बनाइएगा तो और भी ये पतला बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। देखिए मैं थोड़ा पहले फैला ली, उसके ऊपर फिर से एक पेपर रख दी, वही तेल लगा हुआ पेपर रखना। उसके बाद इसे अच्छी तरह से चकला से बेलना है। पराठा को जब भी बेल ले तो इसे उठाना नहीं है, बल्कि चकला को या फिर पेपर को ही घुमाते हुए इसे बेल लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे बेल रही हूँ। ये साबूदाना पराठा बनाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे बेलना चाहिए, तभी बिल्कुल अच्छी तरह से ये पराठा बेला जाएगा और फिर अच्छी तरह से सीख के तैयार होगा। देखिए ये पराठा बिल्कुल सर्कल के रूप में अच्छी तरह से बेल के तैयार हो चुका है। अब एक पैन गरम कर लेते हैं और उस पर पहले थोड़ा सा तेल ब्रश कर लेते हैं। आप इसे तेल या घी किसी में भी बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से तेल को ब्रश कर लेने के बाद उसके बाद इसे पलट के इस पे डालना है। देखिए मैं साबूदाना पराठा इस पे डाली और अच्छी तरह से पेपर को हटा ली और अब इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। थोड़ी देर जब ये नीचे से पक जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल को ब्रश कर लेंगे। उसके बाद पलट के फिर दूसरे साइड भी पका लेंगे। देखिए दूसरे साइड भी इसे मैं पका रही हूँ, उलट पुलट करते हुए इसी तरह से इसे पका लेना है। और ये साबूदाना पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और इसे पकने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट ये पक के रेडी हो जाता है। देखिए रेडी हो चुका है, बस इसी कलर का आ जाए हल्का सा गोल्डन कलर, बस समझ जाइए कि ये पक चुका है। आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन कलर का दोनों साइड से हो चुका है, यानी कि साबूदाना पराठा ये पक चुका है। देखिए साबूदाना पराठा ये पक चुका है। इसी तरह से मैं और भी साबूदाना पराठा को बना के रेडी कर लेती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से फटाफट बना के रेडी कर ली हूँ और मैं इसे एक सात्विक चटनी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये साबूदाना पराठा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को आगे किसी भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा।
अब इस व्रत में जरूर इसे बना के ट्राई भी करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूरन पोली की रेसिपी। व्रत में इसे भी बना के खाया जाता है और ये महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है। और ये पूरन पोली बिल्कुल सॉफ्ट और पतला बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहा है। इसी तरह से ये बिल्कुल बनेगा। बस इसे बनाने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तभी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पूरन पोली। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पूरन पोली का आटा गूंथ के रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बर्तन ली हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। और मैं आटा डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मैदा। आप चाहें तो इसमें बस गेहूं के आटा या फिर सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। और साथ में इसमें डाल दी 1/4 चम्मच नमक और साथ में 1/4 चम्मच हल्दी डाली हूँ। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। और घी डाल देने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आटा, मैदा और घी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। उसके बाद पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। देखिए मैं बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर ली हूँ। पूरन पोली का जब भी आप डो तैयार करें तो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करें, तभी पूरन पोली बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। चलिए अब आटा में गूंथ के रेडी कर ली हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी और लगाऊंगी। थोड़ा सा घी डाल देने के बाद अब आटा पे अच्छी तरह से फैला लेना है। आप घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आटा पे इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेने के बाद अब इसे ढक के साइड में रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक इसका स्टफिंग रेडी करते हैं। अब मैं लेती हूँ 1/2 कप चना दाल और इसे पानी में डाल के अच्छी तरह से धो लेती हूँ। पूरन पोली चना दाल में बनता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मैं चना दाल को धो के रेडी कर ली हूँ और अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और 5 से 10 मिनट के लिए इसे पानी में सोख होने देती हूँ। 5 से 10 मिनट में पानी में जब सोख कर ली उसके बाद इसे एक कुकर में ट्रांसफर करती हूँ। कुकर में ट्रांसफर करके इसे अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो पानी में सोख ना करते हुए इसे डायरेक्ट कुकर में भी पका सकते हैं। चलिए कुकर में अब डालते हैं थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक और दोनों डाल देने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे। पानी में यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पानी डाल देने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 सीटी होने तक के लिए पका लेना है। 2 से 3 सीटी में ये काफी अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। चना दाल को इतना पकाना है कि वे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा सीटी लग के तैयार होता है। जब सीटी लग जाए उसके बाद इसके प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। देखिए प्रेशर निकल चुका है। अब मैं इसे चेक करती हूँ कि चना दाल अच्छी तरह से पका है कि नहीं। देखिए चना दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा जो पानी था मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ अभी। और उसके अच्छी तरह से कलछुल की सहायता से इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी मैशर की सहायता से भी चना दाल को अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। चना दाल को बिल्कुल मैश कर लेना है। आप चाहे तो किसी जाली पे भी इसे रख के मैश कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल स्मूथली निकले। चलिए फिर से गैस को ऑन कर देते हैं। उसके बाद फिर से चना दाल को मैश करते हैं। देखिए मैं चना दाल को किस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। जब चना दाल बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए तब इसमें डालेंगे गुड़। मैं यहाँ पे 1/2 कप गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। इस तरह से 1/2 कप नाप के इसे इसमें डाले हैं। इस तरह से इतने में काफी अच्छी तरह से मिठास आ जाएगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। गुड़ डाल देने के बाद इसे दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे यूं ही चलाते रहना। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होते जाएगा दाल काफी पतला हो जाएगा। देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और दाल भी बिल्कुल पतला हो चुका है। अब इसे लगातार चलाते हुए दाल के पानी को सुखाना है। थोड़ी देर इसे यूं ही चलाते रहना है। उसके बाद इसके पानी को सुखा लेना है। और अब इसमें डालते हैं स्वाद के लिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और इलायची पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए इसे सुखा लेना है। देखिए थोड़ी देर में ये गुड़ सूखने लगा भी है और दाल भी गाढ़ा हो रहा है। जैसे जैसे गुड़ का पानी सूख जाएगा ये दाल गाढ़ा होते जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से इसके नमी को दूर कर देना है। तभी यह स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होगा। इस प्रोसेस को करते हुए 5 से 8 मिनट लग जाता है और इतने में ये गुड़ अच्छी तरह से सूख भी जाता है। देखिए ये रेडी हो चुका है। गैस बंद कर देंगे, उसे ठंडा होने का वेट करेंगे। देखिए ठंडा हो चुका है। मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ। आप देख सकते हैं इसमें दाल का
कोई भी कण नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चलिए अब स्टफिंग बनाने के लिए हाथ में पहले घी लगा लेते हैं, उसके बाद इसका छोटा छोटा सा पेड़ा तैयार कर लेते हैं। पूरन पोली बनाने से पहले इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार करके रख लेते हैं। इस तरह से जब पेड़े तैयार कर लेंगे तो स्टफिंग कटने में काफी अच्छा होगा और पराठा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा और स्टफिंग बिल्कुल बराबर मात्रा में फैला हुआ रहेगा। देखिए मैं छोटे छोटे साइज के पेड़े इसके तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से पेड़े तैयार कर लेने के बाद अब आटा फिर से थोड़ा सा मसल के तैयार कर लेते हैं। देखिए आटा भी काफी रेस्ट कर लिया है और इतने में ये काफी सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है। पूरन पोली जब भी बनाए तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट है। चलिए इसे फिर से थोड़ी देर के लिए यूं ही मसल के गूंथ के रेडी कर लेते हैं। इसके बाद जितने बड़े साइज के आप पूरन पोली बनाना चाहते उतने बड़े आटा का लोई काट लें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़े साइज के आटा का लोई काट रही हूँ और उसे अच्छी तरह से सर्कल बना लेना है। सर्कल बना लेने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथ से दबाते हुए फैलाना है और थोड़ा सा बीच में कैविटी बनाना है। देखिए मैं किस तरह से फैला रही हूँ हाथ से। इसे किस तरह से फैलाते जाना है ताकि बीच में स्टफिंग रख के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर सके। देखिए मैं किस तरह से इसे फैला रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से फैल चुका। अब इसमें जो स्टफिंग का एक पेड़ा है उसे इस पे रखना है और बिल्कुल अच्छी तरह से चारों साइड से गोल घुमाते हुए इसे स्टफ कर लेना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से क्लोज हो चुका है। अब इसे दबा के इसे अच्छी तरह से पराठा की तरह बेलना है। इसे बेलने से पहले इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे पराठा की तरह बिल्कुल बराबर मात्रा में पतला बेल के रेडी कर लेना है। पूरन पोली बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार इसे बना के खाएंगे तो आपको बार बार बना के खाने का मन करेगा। आप इसे किसी भी व्रत में भी बना के खा सकते हैं। देखिए मैं इसे पराठा की तरह बिल्कुल अच्छी तरह से बेल रही हूँ और आटा जितनी अच्छी तरह से तैयार आता है तो पराठा इसका फटता भी नहीं है। देखिए कहीं से भी नहीं फटा है और बिल्कुल अच्छी तरह से बेल के रेडी हो चुका है। इसे बेल लिए हैं। चलिए अब इसे बनाने के लिए एक तवा गर्म करते हैं और इसे अच्छी तरह से सेक के तैयार कर लेते हैं। पूरन पोली को अच्छी तरह से पराठा की तरह सेक के तैयार किया जाता है। देखिए मैं इसे जिस तरह से बेली हूँ आप अंदाजा लगा सकते हैं ये रोटी की तरह ही पूरा बेल के रेडी हो चुका है, बस रोटी से हल्का सा मोटा है। चलिए अब इसे गर्मा गर्म तवा पे सेक लेते हैं और कहीं से भी ये फटा नहीं है। जिस तरह से रोटी सेकते हैं पहले उसी तरह से इसे सेक लेना है। एक साइड से ये पक जाए उसके बाद पलट के दूसरे साइड इसे सेक लेना है और थोड़ी देर में इसे सेकने के बाद ऊपर की ओर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। उलट पुलट करते हुए इसे यूं ही सेकेंगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा घी लगाएंगे और घी लगा के इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में बना हुआ पूरन पोली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए एक साइड से मैं इसे घी लगा ली हूँ और पलट के मैं दूसरे साइड भी अच्छी तरह से सेक लेती हूँ और दूसरे साइड भी अच्छी तरह से घी लगा लेते हैं। उसके बाद इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से सेक लेना। जैसे जैसे ये पूरन पोली अच्छी तरह से पक जाएगा ये थोड़ा फ्लफी और फूलने भी लगेगा। देखिए पूरन पोली फूल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक गया है और स्टफिंग भी बिल्कुल बराबर मात्रा में हुआ। स्टफिंग भी बाहर नहीं निकला है। बस इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से चारों साइड इसे पका लेना है और देखिए ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं और भी पूरन पोली को बेल के अच्छी तरह से पका के रेडी कर लेती हूँ। देखिए सारे पूरन पोली आपको बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहे हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये पूरन पोली बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये व्रत की फलाहारी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।